जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज बात करेंगे अगर आपके पास 6-7 मिलियन या 60-70 लाख रुपए हैं तो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में एक फार्मर मेरे पास आए थे, आज वो काड़ा से तशरीफ़ लेकर आए थे। तो मैंने कुछ सजेशंस दी थी उनको, कुछ बातें समझाई हैं उनको, कुछ चीज़ें आगे चली भी हैं। तो एक तो वो सारे अहबाब ऐसे हैं जो मैसेजेस पे पूछने लग जाते हैं कारोबार के हवाले से, फिजिबिलिटी के हवाले से। तो मैं बड़े क्लैरिटी से बता दूं कि अगर आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आप पहले उस पर पूरी वर्किंग कर लें। और वर्किंग कभी भी सर फ़ोन पे बैठ के नहीं होती, ना कभी मैसेज पे होती है, ना कभी व्हाट्सएप पे होती है। बेहतर है कि आप 2, 4, 5 लोगों से मिलें, मुकम्मल मीटिंग्स करें, उसके बाद आप स्टेप लें। क्योंकि बंदे को पैसे कमाने में ना जी बड़ी उम्र लग जाती है। और ये जो लोग 50, 60 या 70 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं ना जी, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से ये पैसे बनाए होते हैं। और ज़्यादातर लोग मैं जानता हूँ इनमें से ओवरसीज़ हैं जो बड़ी मेहनत करके पैसा बनाते हैं, लेकिन बाद में जो है वो लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से वो बड़ा ही नुकसान में वो चले जाते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ जी, ये फार्मर आए मेरे पास, इन्होंने मुझसे टाइम लिया था, ये मेरे पास आए, बैठे, हमने बातचीत की। ये वो काड़ा में करना क्या चाहते थे, ये खांगड़ भैंसें लेके उनको गब्बन करके बेचना चाहते थे। अच्छा, खांगड़ भैंसें क्या होती हैं, आप में से कई लोग तो जानते होंगे। खांगड़ भैंसें होती हैं वो भैंसें जो खाली हैं और प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो फार्मर क्या करता है, वो उनको सेल कर देता है। ठीक है जी, तोकड़ भैंसें कह लें आप। तो अब वो जो है ना जी, भैंस किसी वजह से खाली रह गई, हीट में नहीं आई, किसी वजह से आप कह लें कि बच्चा फेंक गई, फिर भी खाली हो गई, या बार बार टीका रखवा के थक गए, फिर खाली हो गई, तो वो ना फार्मर सेल कर देते हैं। उनका ये प्रोग्राम था कि चूँकि ये भैंसें अक्सर फार्मों से मिल जाती हैं और इनके नीचे कोई 2-2.5 लीटर दूध भी होता है, तो दूध भी चोलेंगे, गबने भी कर लेंगे, बेच भी देंगे। और फिजिबिलिटी किताबों में बहुत अच्छी लग रही थी, तो बड़े खुश थे, हैवी थे। और मैंने उनके सारे अरमान तोड़ के ना जी उनको एक नए तरफ लगा के जो है ना उनको भेज दिया। देखें, अक्सर मैं कहता हूँ कि फिजिबिलिटी किताबों में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो फिजिबिलिटी कितनी वर्क करती है, कितना अच्छा काम करती है, वो जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं ना, ये उनको पता होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राह पे जाने थे वाह पे जाने। जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं आपने क्या करना है। अब मैंने उनको क्या गाइड किया, मैंने उनको पहले नंबर पे ये कहा कि पंजाब में मैं बिल्कुल भी मशवरा नहीं देता आपको कि आप खांगड़ भैंसें लें। उसकी वजह यह है कि पंजाब में 90% लोग जो हैं, बल्कि 95% लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं, ये लोग भैंसों को गबन करवाते हैं। ये लोग गबन करवाते हैं और इसलिए करते हैं कि कल को यही भैंस दोबारा दूध पे आ जाएगी और उससे दूध लेंगे। वो सेल किस भैंस को करते हैं, वो उस भैंस को सेल करते हैं जिसका थन मर गया, जो बच्चा फेंक गई, जो गबन नहीं हो रही, जो हीट में नहीं आ रही, जो जिसका दूध कम हो गया या जिसका दूध ही कम है। कई लोग फैसला कर लेते हैं कि इस सुबह में दूध कम है, नेक्स्ट लैक्टेशन में निकाल देंगे, इसका दूध कम है। तो ऐसी कोई भी भैंस लेना, ये आप समझ जाएं कि नुकसान का सौदा है। एक बंदे ने अपने इलाके के 150 डॉक्टरों को एक भैंस चेक करवा ली और वह गबन नहीं हो सकी, तो आपने उस भैंस को लेके कौन सा कोई नया तजर्बा कर देना या कौन सा आपने तीर मार लेना। एक भैंस है वो आप गब्बन कर लेते हो, 6 महीने बाद बच्चा फेंक देती है, उसमें क्या कर लेंगे आप। एक भैंस है गब्बन कर भी रही, बाद में जब तैयारी पे आती है तो नीचे हैवाना नहीं बनाती, तो आप उसको कहाँ भेजेंगे। फिर लोगों का तरले करेंगे, ये बड़ी अच्छी भैंस है, नीली की है, पतली चमड़ी है, बरीक मुंह है, बड़ी गोल सिंगी है, बड़ी देखने में सोहनी लगती है, ये रात को उठ उठ के जनाब आवाज़ें भी देती है, जोके तरह भी करती है। तो किसी ने आपकी बात नहीं माननी। तो उनको मैंने समझाया कि ये काम जो है ये मेरी समझ से बाहर है। तो फिर हमने 3-4 चीज़ें उनको बताई जो मैं समझता हूँ कि मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ। अगर मुझे भैंसें लेनी हो, खांगड़ भैंसें लेनी हो और मैंने उनको प्रेग्नेंट करके सेल करना हो, तो मैं कराची से लूँगा। ये आप कराची से भैंसें भी ले सकते हैं, आप कराची से गायें भी ले सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं ज़िला हारूनाबाद में, बहावल नगर के पास, तो उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ 13 गायें जो हैं वो लेकर आए हैं कराची से, भैंस कॉलोनी से। तो उसको 1.25 लाख रुपया उनको किराया लगा। हारूनाबाद से कराची का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। तो वो बता रहे थे कि कोई गाय उनको 1,10,000 में पड़ी, कोई 1.5 में पड़ी, कोई 1,70,000 में पड़ी। और वो बता रहे हैं कि आज जैसे ही वो आई हैं उनमें से ज़्यादातर गबने भी हो गई हैं, तो वो आगे उनको जो ना सेल करना चाहते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, ये जो बंदा है, ये जो गायें लेकर आया है, ये भैंसों से पहले ये काम किया करता था, लेकिन भैंसों से ये भाग गया। मैं ये एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बंदा पहले इसने बहुत काम किया भैंसों पे, लेकिन ये भैंसों को छोड़ गया। उसका कहना ये है कि जी भैंस कभी पीछा मार देती है, कभी भैंस का कोई मसला, कभी थन का मसला, कभी ये मसला, कभी वो मसला। कहता है जी हम तो भैंसों से थक के गायों पे आ गए हैं। ये उनका जो था ना जी, जो व्यू पॉइंट था, मैंने आपके सामने रख दिया। तो कराची से अगर भैंस लेनी है तो उसमें एडवांटेज ये होगा कि कराची में वो लोग ना 95% ब्रीडिंग नहीं करते। वो टीका लगाते हैं, चुवाई वाला बोस्टन का टीका लगाते हैं, मज निचोड़ के जब दूध नीचे कम रह जाता है तो मार्केट में सेल कर देते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बोस्टन लगी हुई भैंस प्रेग्नेंट नहीं होती, तो ये गलत है। जब पंजाब में आज से कुछ साल पहले जब बोस्टन यहाँ पर लगाया जाता था, तड़ लगाया जाता था, 4 साल तो मैंने भी लगाया 2010 से आगे तक। बाद में बैन हो गया, इलीगल था लगाना, फिर हमने छोड़ दिया। तो 4 साल मैंने बोस्टन का इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छी भली प्रेगनेंसी भैंसों में हुआ करती थी। तो ये गलत बात है जी कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती, वो हो जाती है, उनको करता कोई नहीं है वहाँ पर। मसला ये है। तो 2 काम कर सकते हैं। अगर तो खांगड़ पे जाना है तो या तो भैंसें या गायें कराची से ले आएँ, यहाँ पर लाएंगे तो उम्मीद है कि उनकी बच्चेदानी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जल्दी गबने हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई डॉक्टर वहाँ पे आपके साथ जा सकता है तो बहुत बेहतर है कि बाजू करके लेके आएँ, ताकि इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ़ रहे। और अगर आप ब्रूसेला का टेस्ट भी वहाँ पे कर लें तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो ये भी कर लें। अच्छा, एक तो उनको ये समझा दिया। दूसरा कहा कि अगर आप कराची नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से मंडियों से झोटियाँ ले लें। उनको मैंने कहा कि भाई झोटी लेनी है ना जी, तो अगर मुझे साथ, वो कहते हैं आप हमारे साथ चलें, सिलेक्शन कर दें। मैं कहा मेरे साथ जाने का फ़ायदा फिर है कि अगर मैं जाके उनको बाजू डाल के चेक कर सकूं। अगर वो बाजू डालने नहीं देते तो मैंने क्या करना वहाँ जाके। तो दूसरा ऑप्शन ये दिया कि आप कटियाँ डाल लें। तो आज वो बता रहे थे कि उन्होंने कुछ लोगों के डेरों से कटियाँ ख़रीद ली हैं, मंडी में जाना ही नहीं पड़ा। तो डेरों में जो लोगों ने कटियाँ पाली होती हैं तो उस पर आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उनको कुछ अच्छी मिल गई हैं, वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं उन्होंने। तीसरा मैंने उनको ये बताया कि जी आप एक अपना यूट्यूब का और फेसबुक का पेज बनाएं और आप कस्टमर को डायरेक्ट अप्रोच करें। हमारे यहाँ होता ये है कि सारे ज़िंदगी फार्मर मेहनत करता है, जब जानवर तैयार आता है उसका रेट लगना होता है तो एक व्यापारी साहब आते हैं, वो कहते हैं जी मझ तो 2 लाख दी, ठीक है जी। फार्मर कहता नहीं नहीं ये तो 2.5 लाख दी मझ है, वो कहता नहीं 2 लाख दी है, वो चले जाता है। सुबह को मुँह मैसेज करता है, फ़ोन करता है, देख लो जी 2 भी मेरा फाइनल है जी, मैं फिर चला जी। वो करता कराता है ना जी 2.30-35 में भैंस ले लेता है। मिसाल के तौर पे वो यहाँ से आपसे भैंस पकड़ता, मंडी में जाता, 2.75 की, 2.50 की, 3 लाख की बेच के परा होता है। 2-4 दिहाड़ी मेहनत करता है। फार्मर ने इतने पैसे नहीं बनाए होते जितना वो 2-4 दिन में बना के बैठ जाता है। हालांकि ये हक किसका था? फार्मर का था। तो मैं उनसे ये मैंने रिक्वेस्ट की कि आपने डायरेक्ट फार्मर को देनी है। उसके लिए आपके पास फार्मर्स की एक अच्छी बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। उसके लिए फेसबुक, सोशल मीडिया के पेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को पता हो कि आप काम कर रहे हैं। चौथा पॉइंट मैंने ये बताया कि आप अपने फार्म पे भैंसें भी रखें जो गबने हों, गायें भी रखें, वच्छियाँ भी रखें और दूध वाले जानवर फसील रखें। आपके पास हर कैटेगरी का जानवर होना चाहिए जो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि हर बंदे की रिक्वायरमेंट जब तक आप पूरी नहीं करेंगे ना तो आपकी गाहकी कम होगी। डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना जी, वहाँ पे हम जब घर का सामान लेने जाते हैं तो हम उस जगह जाते हैं जहाँ पे हमें घर की हर चीज़ मिल जाए, हम वहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना जी। तो वहाँ पे जाके जब हमें पता हो ना कि यहाँ से आधी चीज़ें यहाँ से मिलनी, आधी वहाँ से मिलनी, आधी वहाँ से मिलनी, तो हम क्या कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ से सारी मिल जाएँ। तो आपने अपने पास इस कारोबार से मुताल्लिक़ हर चीज़ रखनी है। मेरे यहाँ पर एक दोस्त हैं, फार्मर ही हैं, उनके पास जोटियाँ भी होती हैं, गायें भी होती हैं, वच्छियाँ भी होती हैं, दूध वाले जानवर भी होते हैं, बकरियाँ भी होती हैं। जो भी गाहक आता है वो कुछ ना कुछ उसको दे के ही भेजता है, तो इसमें उसका फ़ायदा भी है। एक मुहावरा भी है कि डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पे ना लगाएं, आप उसको टुटवा लगाएं, ठीक है ना जी। तो इस बात को समझिए। और वो फैटनिंग भी करना चाहते थे, मैंने कहा जी फैटनिंग भी करें, उसमें उनको फैटनिंग के टिप्स भी दिए उनको। तो किस्सा मुख्तसर एट द एंड ऑफ द डे मैं ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि कारोबार करने से पहले अच्छी प्लानिंग कर लें, ठीक है। फिर उनको मैंने फॉर्डर प्लान की बात की कि जी आप अब जानवर ले आते हैं तो फिर आपको फॉर्डर प्लान भी चाहिए, आपको अपना वनडे का भी सिस्टम बनाना है। यही ना हो कि आप बाद में मार्केट से 15 रुपये किलो साइलेज लेके डालते रहें,
और जब आप 15 रुपये किलो मार्केट से साइलेज लेकर डालेंगे तो फिर आप खुद ही हिसाब लगा लें आपने क्या कमाई करनी है जी। तो ये कुछ बातें थी जो उनसे शेयर हुई। मैंने सोचा कि ये आप भी कई सारे लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।